जो लोग ट्रेन और विमान सेवाएं शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल 3 मई के बाद भी हवाई और रेल सेवाएं शुरू हो पाएंगी, इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं। अगर आप 4 मई से ट्रेन और हवाई सेवा के जरिए यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो आपकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। देश में लागू तालाबंदी के कारण दूसरे शहरों में फंसे कामगारों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। दरअसल ये कामगार इस उम्मीद में बैठे हैं कि जैसे ही 3 मई के बाद तालाबंदी हटेगी, ये लोग ट्रेन पकड़कर अपने घरों की ओर रवाना हो सकेंगे। कुछ ऐसा ही हाल विमान यात्रियों का भी है, लेकिन इस बीच मिल रही जानकारी के मुताबिक 3 मई को दूसरे चरण का बंद खत्म होने के बावजूद रेल और हवाई सेवाएं शुरू होने में वक्त लग सकता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी निजी विमानन कंपनियों को यात्रियों को टिकट न बेचने के आदेश दिए थे। उनका बयान तब आया था जब कुछ कंपनियों ने 4 मई के आगे के फ्लाइट टिकट की बुकिंग शुरू कर दी थी। दरअसल कल केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में मौजूदा हालात के लिए बनाई गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 5वीं बैठक हुई थी, जिसमें इन सभी पहलुओं पर भी चर्चा हुई और रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी के पास भेजी गई। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में 3 मई के बाद भी रेल और हवाई सेवाएं शुरू न करने की बात कही गई है। रिपोर्ट में मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की राय और पीएम मोदी द्वारा हालात के आकलन के बाद ही अंतिम फैसला लेने की बात कही गई है। वही जानकारी के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का मानना है रेलगाड़ियों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन संभव नहीं हो पाएगा। आपको बता दें, देश में 25 मार्च से तालाबंदी लागू है और इसी दिन से ट्रेन, प्लेन और बस के अलावा आवागमन के सभी साधन बंद हैं, जिसकी वजह से कई लोग दूसरे शहरों में भी फंसे हुए हैं। देखना होगा कि अगर तालाबंदी के बाद भी रेल सेवाएं शुरू नहीं की जाती, तो दूसरे शहरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था करती है या नहीं। मध्य प्रदेश में जहां एक ओर शिवराज के लिए नए मंत्रिमंडल का गठन बड़ी चुनौती नजर आ रहा है, तो वहीं बीजेपी के कई नेताओं के साथ साथ सिंधिया खेमे में रूठने के आसार बन रहे हैं। तो वहीं सिंधिया को घेरने के लिए कांग्रेस भी जोर आजमाइश करने में जुटी हुई है। तो अब सिंधिया को चुनौती देने के लिए क्या है कांग्रेस की नई रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश की सियासत में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद कांग्रेस खेमा भौहें चढ़ाए बैठा है। सत्ता पक्ष को जवाब देने के लिए मौके का इंतजार कर रहा है और कांग्रेस के लिए उपचुनाव से बेहतर कोई दूसरा मौका नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी जानती है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक रहे, इसके लिए मंत्रिमंडल गठन के दौरान उसे सोच समझकर फैसले लेने होंगे। सिंधिया खेमे को खुश रखना होगा, साथ ही अपने नेताओं की नाराजगी से बचने के लिए उनके हितों के बारे में सोचना होगा। तभी उपचुनाव में जीत दर्ज कर पार्टी अपनी सरकार को बरकरार रख पाएगी। बात अगर उपचुनाव की करें तो जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें ग्वालियर चंबल में 2/3 सीटें हैं। 24 में से 16 सीटें इसी अंचल से आती हैं। लिहाजा यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए रणनीति बना रही हैं। इस इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया के वर्चस्व को कांग्रेस खेमा नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसीलिए पार्टी किसी क्षेत्रीय नेता को स्थापित करने की जुगत में दिखाई दे रही है। विधानसभा में भी कांग्रेस के पास नेता प्रतिपक्ष का पद है, जिसे कांग्रेस ग्वालियर चंबल संभाग के नेता को सौंपकर उपचुनाव में उतार सकती है। इसमें डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम सबसे आगे है। गोविंद सिंह भिंड की लहार विधानसभा सीट से लगातार 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। शिवपुरी की पिछोर विधानसभा सीट से 6वीं बार विधायक बने केपी सिंह भी इसी क्षेत्र से आते हैं। आपको बता दें, पिछोर सिंधिया के संसदीय क्षेत्र गुना शिवपुरी का हिस्सा है, जहां से वो हाल ही में चुनाव हारे थे। केपी सिंह की एकमात्र ऐसी विधानसभा सीट थी जहां से सिंधिया को बढ़त मिली थी। दरअसल सिंधिया जब कांग्रेस में थे, डॉक्टर गोविंद सिंह और केपी सिंह को अपने विरोधी मानते रहे, क्योंकि कहीं न कहीं दोनों नेताओं की दिग्विजय सिंह से नजदीकी रहे। ऐसे में अब देखना होगा कि ये नेता सिंधिया को कितनी चुनौती दे पाते हैं। अगर कांग्रेस अपनी इस रणनीति में कामयाब रहकर ग्वालियर चंबल में फतह हासिल करती है, तो बीजेपी सरकार की राह मुश्किल हो जाएगी। जहां देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में शनिवार को सामने आए कोरोना वायरस के 186 मामलों ने तहलका मचा दिया है, जिसके बाद दिल्ली सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लॉकडाउन में ढील दी जाने पर क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में कोरोना तेजी से फैलना शुरू हो गया है। यहाँ तेजी से कंटेनमेंट जोन भी बढ़ रहे हैं। दिल्ली सीएम की माने तो जिन जगहों पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया है, वहाँ पर इसके मामलों में काफी हद तक सुधार देखने को मिल रहा है। इसे नियंत्रण करने में लॉकडाउन का भी अहम योगदान है। दिल्ली कोरोना की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। सीएम केजरीवाल का कहना है, विदेशों से आने वाले लोगों ने यहाँ कोरोना फैलाया है। इसमें मरकज का भी बड़ा योगदान रहा है।
साथ ही केजरीवाल ने ये भी कहा, दिल्ली में पूरे देश की 2% जनसंख्या रहती है, लेकिन पूरे देश में कोरोना के जितने मामले हैं उसके 12% दिल्ली में है। सबसे ज्यादा मार दिल्ली को झेलनी पड़ी है। बीते कुछ दिनों में दिल्ली में हॉटस्पॉट में रैंडम टेस्ट किए गए। इस दौरान पाया गया कि कुछ इलाकों में केस बढ़े हैं, वो भी तब जब वो हॉटस्पॉट हैं। कुछ लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं और ये चिंता की बात है, लेकिन हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया, केंद्र सरकार का कहना है जो हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन है उनमें ढील फिलहाल नहीं दी जानी चाहिए। दिल्ली में 11 जिले हैं और 11 के 11 जिले हॉटस्पॉट घोषित कर दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच अब दिल्ली में 77 कंटेनमेंट जोन है। दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं है। दिल्ली में करीब 1900 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 26 आईसीयू में हैं और 6 वेंटिलेटर पर हैं। सीएम ने कहा, विशेषज्ञों के साथ बैठकर इसकी समीक्षा करेंगे और जरूरत पड़ी तो ढिलाई दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई बीजेपी और टीएमसी के बीच की तल्खियां आज मुश्किल वक्त में भी थमती नजर नहीं आ रही हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्णबंदी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा था, तो वहीं अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार को आड़े हाथों लिया है। साथ ही कई आरोप भी लगाए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस सरकार के बीच एक दूसरे पर तंज कसने का सिलसिला पिछले साल लोकसभा चुनाव के पहले से देखने को मिल रहा है, लेकिन चुनाव के नतीजों ने इन तल्खियों को और बढ़ा दिया है, क्योंकि बीजेपी नतीजों में ममता के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब रही थी, जिसके बाद बीजेपी और टीएमसी में सियासी तीर जमकर चल रहे हैं। इसी कड़ी में अब मौजूदा स्वास्थ्य हालात में बीजेपी के तीर ममता सरकार पर चल रहे हैं। जी हां, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल राजनीतिक कारणों के चलते राज्य में इस समय बीजेपी कार्यकर्ताओं को राहत कार्य करने से रोक रही है। पार्टी की ओर से जारी बयान के अनुसार नड्डा ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बीजेपी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, राज्य इकाइयों के प्रमुखों और पदाधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राजस्थान और तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं को राहत कार्य करने में दिक्कतें आ रही हैं। नड्डा ने कहा, राज्य सरकारों को राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। देशभक्ति के दौरान जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार इस मुसीबत की घड़ी में भी राजनीतिक कारणों से बीजेपी कार्यकर्ताओं को राहत कार्य करने से रोक रही है। आपको बता दें, इससे पहले भी केंद्र सरकार और सूबे के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार को पूर्णबंदी सही से लागू करने को लेकर भी घेरा था, जिस पर ममता ने भी करारा जवाब देते हुए कहा था, जहां जरूरत होगी वही बंद लागू किया जाएगा। ऐसे में अब जेपी नड्डा के तल्ख तेवर पर ममता सरकार क्या जवाब देती है, देखना होगा। मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक समस्या ने दुनिया की 5 अरब से ज्यादा आबादी को घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत में पहले 21 दिन और इसके बाद 19 दिन के बंद का ऐलान हुआ। पीएम के आह्वान पर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पहले थाली बजवाई गई और फिर दिए जलवाए गए, लेकिन उन लोगों को कभी याद नहीं किया गया जो बजने वाली इस थाली में भोजन भरते रहे, जिससे करोड़ों घर के चिराग जलते रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और देश के अन्नदाताओं की, जिन्हें लगभग भुला सा दिया गया है। पीएम मोदी दावा कर रहे हैं, जो मुसीबत आई है हम इससे बाहर आ जाएंगे। सभी के लिए खाने पीने का इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी है। खाद्य मंत्रालय का भी दावा है, डरने की कोई बात नहीं है। हमारे पास पर्याप्त अनाज भंडार है और आने वाले महीनों में ये भंडार बना रहेगा। लेकिन अब तक सरकार की ओर से उन लोगों के लिए एक शब्द नहीं बोला गया जो सरकार का अन्न भंडार भर रहे हैं और जो इस अन्न को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भारत में साल 2019-20 में 26.9 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ, जो कि वर्ष 2020-21 में बढ़कर 29.83 करोड़ टन होने की उम्मीद है और ये उत्पादन बढ़ रहा है सरकार के बिना अतिरिक्त प्रयास के। लेकिन जो लोग इस खाद्यान्न को पैदा कर रहे हैं वो आज भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उनकी मांग सिर्फ इतनी है, उन्हें अपनी फसल का कम से कम 1.5 गुना कीमत मिले और उनकी पूरी उपज सरकार खरीदे। सरकार की ओर से खाद्यान्न की खरीद के लिए हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का ऐलान किया जाता है, लेकिन सिर्फ 25% के करीब ही खाद्यान्न सरकार खरीद पाती है। बाकी का खाद्यान्न अन्नदाता को बिचौलियों के माध्यम से बाजार में बेचना पड़ता है और अन्नदाता को उसकी उपज का सही मूल्य तक नहीं मिल पाता।
और जिससे वो कर्ज के जाल में फंस जाता है। अन्नदाताओं से जो खाद्यान्न सरकार खरीद लेती है उसे वितरित करने की जिम्मेदारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों द्वारा निभाई जाती है और पूर्णबंदी के दौर में यही दुकानें सरकार की ताकत बन गई हैं। ये दुकानें आज लोगों का पेट भरने के काम तो आ रही हैं, लेकिन जब हालात सामान्य थे तो इन दुकानों को बंद करवाने की पूरी कोशिश की गई। तर्क ये दिए जा रहे थे कि खाद्य सब्सिडी की जगह लोगों को नगद पैसे दिए जाएं और यदि आज ये दुकानें नहीं होती तो सिर्फ सोचा जा सकता है कि देश के हालात क्या होते। 1991 के बाद से सस्ते राशन की इन दुकानों को कमजोर करने की कोशिशें शुरू हो गई थी, जिसके बाद पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज को राशन की इन दुकानों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दायर करनी पड़ गई। 2001 में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ये दुकानें बंद होने से तो बच गईं, लेकिन राशन की दुकानों पर मिलने वाली खाद्य वस्तुओं की संख्या जरूर कम होती चली गई। सरकार खाद्य सब्सिडी लगातार कम करती गई। साल 2019-20 में खाद्यान्न सुरक्षा के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी, जिसे साल 2020-21 के बजट में घटाकर 1.16 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। यानी सरकार ने जिन दुकानों को कमजोर करने की कोशिश की, आज वो सरकार की ताकत बनी हुई है। ऐसे में इस मुसीबत के समय सरकार की सबसे ज्यादा मदद करने वाले अन्नदाता और राशन वितरण प्रणाली पर आगे ध्यान दिया जाएगा या समस्या समाप्त होने के साथ ही इन्हें भी भुला दिया जाएगा, देखना होगा।